जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 51 तक कुछ ही मिनटों में समझ जाएंगे। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। क्लियर हुआ? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत का नक्शा किस तरह का है, इस संविधान में उल्लेख है। फिर नागरिक कौन होगा और हमारे मौलिक अधिकार क्या होंगे, राज्य के लिए क्या लक्ष्य हमने दे रखा है इस संविधान के अनुसार, और संविधान की आत्मा क्या है, इस बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम भारत का नक्शा के बारे में, यानी भारत का एरिया कैसा होगा, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। आखिर इस एरिया में बदलाव कैसा होगा और इसके लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि भारत का नक्शा अनुच्छेद 1 से 4 तक हमारे प्यारे भारतीय संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या है भारत का नक्शा। आइए भारत के एक बहुत बड़े घर के रूप में सोचते हैं। जैसे आपका एक घर है और अपने घर को ध्यान करिए, और पहला कदम क्या होती है कि घर की सीमाएं क्या होती है, यानी पड़ोसी की ज़मीन कौन सी होगी और आपकी घर कौन सी होगी, किस तरफ कौन सी गली होगी, कौन गली चौड़ी होगी, पूरब में किसका घर होगा। ये सब तमाम तरह की चीज़ें एक बड़े घर के रूप में सोच सकते हैं हम लोग। तो भारत को घर मान करके और इस कहानी को समझते हैं, बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा अनुच्छेद 1 से 51 तक की बात। आइए, पहला कदम हम लोग के पास है अनुच्छेद 1 में कि घर का नाम रखा गया इंडिया, दैट इज भारत। घर का क्या नाम रखा गया? इंडिया, दैट इज भारत। अब घर का नाम जैसे ही हमने रख दिया, उसके बाद दूसरा कदम क्या होगा कि घर में नए कमरे कौन जोड़ेगा। नए कमरे का अर्थ है यहाँ पर राज्य कौन जोड़ेगा। तो राज्य जोड़ने की बात संसद को दी गई है अनुच्छेद 2 में। संसद नए राज्यों को जोड़ सकती है। पहला अनुच्छेद, घर का नाम रखा गया इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत। दूसरा अनुच्छेद, संसद नए नए राज्यों को जोड़ सकता है। तीसरा कदम क्या होगा? राज्यों की सीमाओं या नाम बदल सकता है। जो कमरे बनेंगे उसका नाम परिवर्तन हो सकता है। जैसे वह कमरे का पहले नाम क्या था कि दादाजी का कमरा है, दादी का कमरा है, भाभी का कमरा है, दीदी का कमरा है, लेकिन दीदी की शादी हो गई, दीदी चली गई, तो कमरा दूसरा ले लेता है, चाचा जी ले लेते हैं, तो कमरा चाचा जी का हो जाता है। तो ये नामकरण कौन बदलेगा? तो ये सांसद जो है, ठीक है, राज्यों की सीमा और नाम की बात। ये अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में कह रहा है कि ये सामान्य संशोधन के द्वारा बदला जा सकता है। ये सामान्य, इसके लिए कोई विशेष संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक। आगे देखते हैं। फिर हुआ कि उस घर में कोई रहेगा व्यक्ति, तो उस घर का व्यक्ति कोई रहेगा तो नागरिक कौन होगा, ठीक है, कौन व्यक्ति रह सकता है उस घर में, भारत रूपी घर में कौन व्यक्ति रह सकता है, अर्थात नागरिक कौन होगा, इसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक है हमारे प्यारे भारतीय संविधान में। मित्रों, आइए इस संदर्भ में बात करते हैं कि घर जब बन गया तो घर के परिवार के सदस्य कौन होंगे, इस पर विचार किया गया है अनुच्छेद 5 से। अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि जो भारत में रह रहे थे उनको नागरिकता दी जाएगी, जो भारत में रह रहे थे, ठीक है। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि जो पाकिस्तान से आए थे, स्वतंत्रता के बाद जो पाकिस्तान से आ गए वापस, उनको अनुच्छेद 6 में नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 7 में जो पाकिस्तान गए थे और लौट आए थे, ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान से पहले आए थे उनको अनुच्छेद 6 में, और किसी कारण बस किसी ने फुसलाकर पड़ोसी घर लेकर चला गया था, पुनः वो वापस आ गए, उनको 7 के अंतर्गत नागरिकता देते हैं। विदेशों में जो रह रहे हैं भारतीय मूल्य के लोग, उनको अनुच्छेद 8 के तहत नागरिकता देते हैं, यानी घर के सदस्य बनाने का प्रावधान है।
हमारे यहाँ अनुच्छेद 9 जो है दोहरी नागरिकता की बात करता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, ठीक है। दोहरी नागरिकता की बात करता है कि हमारे यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही नागरिक होंगे, चाहे वह बिहार के निवासी हों या यूपी के या एमपी के, सिर्फ और सिर्फ वो भारतीय हैं। यानी किसी प्रांत की नागरिकता नहीं मिलेगी उन्हें, सिर्फ और सिर्फ देश की। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि हम भारतीय भी हैं और उत्तर प्रदेशी हैं, उत्तर प्रदेश की कोई नागरिकता नहीं होती है। अनुच्छेद 11 में सांसद के पास इस संदर्भ में अंतिम अधिकार दिया गया है। तो जितनी भी ये सब इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान देंगे आप लोग। आगे देखिए, जब परिवार का सदस्य बन जाता है तो अनुच्छेद 12 से 35 भारतीय संविधान में कुछ सदस्यों को मौलिक अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट देता है, क्योंकि हर परिवार को नियमों की आवश्यकता होती है परिवार चलाने के लिए। तब क्या होता है कि परिवार सुरक्षित और सम्मानित महसूस करता है। ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा दिए गए हैं। जैसा कि ये 6 मौलिक अधिकार हैं, और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है मित्रों, देखते हैं। पहला है समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक, इसमें कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। इसमें कोई धनी और गरीब या किसी जाति विशेष से अलगाववाद की बात नहीं की जाएगी। यानी कानून हमें समान दंड के लिए समान रूप से। अब देखिए, नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक। इसमें भाषण और जीवन की आज़ादी होती है। आप कहीं भी कुछ भी अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, किसी भी जगह जा कर के जीवन यापन कर सकते हैं, ये संविधान में उल्लेख दिया गया है, ये मौलिक अधिकार है। फिर अगला है 23 से अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि कोई छोटे बच्चों से कार्य करा रहा है तो मानव तस्करी कर रहा है, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार पर रोक की बात करता है कि आप उन्हें शोषण नहीं कर सकते हैं। या कम पैसे देकर कोई कार्य कराता है, या 18 वर्ष से कम बच्चों से कोई काम कराता है, बाल श्रम या मानव की तस्करी करके उसको अंगों को बेचता है, तो ये अनुच्छेद उन्हें रोकने का प्रयास करता है। अगला है 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति अपने धर्म के प्रति स्वतंत्र है, अपने धार्मिक पूजा पाठ कर सकता है। जैसे हिंदू दशहरा मनाएगा, दीपावली मनाएगा, तो मुस्लिम भी ईद मनाएगा, तो उसे हिंदू को रोक नहीं सकता। यानी किसी भी धर्म को मनाने की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ पर इस धर्म की परिभाषा में ये बताई गई है कि आपका धर्म ऐसा ना हो कि दूसरे के धर्म को प्रभावित करे, इसकी बात ध्यान देनी होगी। अगला है अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक। भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। जैसे कहीं पर मान लीजिए किसी भी तरह की संस्कृति है, इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ने की बात की गई है कि अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा करना वो नागरिकों का मौलिक अधिकार है। जैसे कोई असम का रहने वाला असमी भाषा का या कोई अपने क्षेत्रीय भाषा का संरक्षण करना चाहता है तो उनके करने का अधिकार है। अगला अनुच्छेद आता है 32 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अनुच्छेद में अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत आप जा सकते हैं। इसमें कोई भी अधिकार यदि नहीं मिलता है तो आप अदालत में, इसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यह इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बाबा साहब भारतीय संविधान को बनाए थे, अनुच्छेद 32 को इस संविधान की आत्मा कहते हैं यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय भी है, हृदय है, क्योंकि ये हमें क्या करता है कि इस पर न्यायिक कार्रवाई करने की हमें छूट देता है। आगे देखते हैं राज्य के लक्ष्य, यानी उस घर का लक्ष्य क्या होगा, इसके बारे में बात हमें मिलता है अनुच्छेद 36 से 51 तक हमारे भारतीय संविधान में, कि उस घर के लक्ष्य क्या होगा, यानी हमारे भारत का लक्ष्य क्या होगा। तो देखिए, जब परिवार के लिए नियम बन जाते हैं ना,
तो परिवार को यदि महान परिवार बनाना हो, यानी देश को एक महान देश बनाना हो, तो उसके बेहतर भविष्य के लिए एक साझा मूल्य होता है कि राज्य भी कुछ काम करे और नागरिक भी कुछ काम करे, और कुछ महत्वाकांक्षाएं होती है इसी सोच से। जैसे घर में एक बेहतर महान परिवार के लिए क्या क्या अपेक्षाएं मालिक के द्वारा और क्या क्या अपेक्षाएं उस घर के सदस्यों के द्वारा होती है, जिससे बेहतर भविष्य बनाया जा सके। यानी इन दोनों का साझा मूल्य क्या होगा और इनकी महत्वाकांक्षाएं क्या होगी, ये आपके अनुच्छेद 36 से उल्लेख है। एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है, जैसा कि हमने बताया कि ये अदालत में इसको लागू कर सकते हैं, अदालत में ले जा सकते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये अदालत में नीति निर्देशक तत्व भाग 4 ये ले जाने योग्य नहीं है, यानी लागू नहीं हो सकता है। राज्य को क्या करना चाहिए, ठीक है, ये अदालत में क्लियर, अदालत में इसकी न्यायालय में नहीं दे सकते। राज्य के लिए कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। क्या क्या लक्ष्य दिए गए हैं? अनुच्छेद 38 कहता है, आइए कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों की ही बात करेंगे। 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, अनुच्छेद 38 कहता है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय हर व्यक्तियों को मिलना चाहिए। सामाजिक स्तर पर भी न्याय हो, आर्थिक स्तर पर भी, यानी कि गरीब को भी आगे बढ़ाने का हक है, और जिसके पास ज़्यादा पैसे हो जाए उसे भी कंट्रोल करने की बात करता है। राजनीतिक न्याय की बात करता है, यानी कि राजनीति में सबका हकदार, सभी को न्याय मिले। समान काम समान वेतन, यहाँ पर कह रहा है कि जो व्यक्ति एक जैसा कार्य कर रहा है तो उसे एक जैसा वेतन मिलना चाहिए। अनुच्छेद 39 में, अनुच्छेद 39 ये कहता है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देनी चाहिए। शायद इसीलिए सरकारी वकीलों की व्यवस्था की गई है कि गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। जो वकील फीस नहीं दे सकते, वकीलों को फीस नहीं दे सकते, उनको सरकारी कानून, सरकारी व्यवस्था मुफ्त में देने की बात की गई है अनुच्छेद 39 में। अनुच्छेद 44 कहता है कि समान नागरिक संहिता की बात करें। अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा होनी चाहिए। जितने भी हमारे भारत में राष्ट्रीय स्मारक हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संविधान को बढ़ावा देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय अनुच्छेद 51 कहता है कि बढ़ावा देना होगा। अब जहाँ तक हमने पढ़ा कि संविधान की जो आत्मा थी, इसका संपूर्ण खाका क्या है, तो अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 1 से 4 तक भारत किस तरह का नक्शा होगा उसकी बात है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिक कौन है, और अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, और अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये 51 अनुच्छेद आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते हैं, और कैसे करते हैं इसका कमेंट करिएगा। और हमेशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अनुच्छेद 1 से 51 तक कुछ ही चंद मिनटों में आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, एक घर की कहानी और एक परिवार की कहानी की तरह। जय हिंद।